नमस्ते दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे और समय का भरपूर सदुपयोग आप लोग कर रहे होंगे। हमारी जो कक्षाएं हैं वो बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित हो रही होंगी और आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आशा करते हैं आप सभी उन परीक्षाओं को पास करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। रीट के कोर्स में अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, और इंग्लिश की कक्षा जो चल रही है पार्ट ऑफ स्पीच के लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में लगभग सभी पार्ट ऑफ स्पीचेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि उन्हें कैसे पहचानते हैं, क्योंकि मूल बात यह है रीट का एग्जाम जो है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन पूछता है, पहचान पूछता है कि किसी भी पैराग्राफ के अंदर दिया जाएगा, पैराग्राफ में आपसे ये कहा जाएगा कि इस पैराग्राफ में से इस अंडरलाइन किए गए शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, पहचानिए कि ये वाक्य का पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। हमने इस सीरीज के अंदर नाउन पर बात कर ली है, प्रोनाउन पर बात कर ली है, एडजेक्टिव, डिटरमिनर, इन दोनों का आपस में डिफरेंस देखा है और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उन पर बात किया है। क्रिया पर बात करा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब पर वी हैड डिस्कशन एंड कंजंक्शन पर। टुडे जो आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक जो है दोस्तों, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट थैंक्स टू द गॉड कि रीट में आप लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान टॉपिक माना जाएगा, क्योंकि रीट आप लोगों से केवल ये पूछता है कि इसकी पहचान करिए। अगर रीट की परीक्षा में ऐसा आ जाए कि खालिस्तान में आप प्रीपोजिशन को फिल करिए, देन इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, वो आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट टास्क, वो सबसे आसान कार्य है रीट में जो दिया जाता है लैंग्वेज 1 में। अच्छा, लैंग्वेज 2 में जब हम जाते हैं वहां पर भी प्रेपोजिशन टॉपिक आपको दिया जाएगा, लेकिन वहां प्रेपोजिशन की एप्लीकेशंस पर बात की जाती है, वहां पर हम प्रेपोजिशन के आइडेंटिफिकेशन पर बात नहीं करते हैं। लेकिन हम जो ये टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है। इसके अलावा यदि आप पटवार में चले जाएं, बैंक में हो, एसएससी में हो, एलडीसी में हो, जहां कहीं प्रीपोजिशन टॉपिक आता है, यह कक्षा, यह जो लाइन का ऑनलाइन का क्लास आपका चल रहा है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रीपोजिशन ने आप लोगों ने पढ़ा कैसे आज तक, जैसा हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोगों ने जब भी प्रीपोजिशन या अंग्रेजी को पढ़ा है तो हम लोगों ने उसको हमेशा क्या करा है, हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करने से हमें बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि हिंदी में एक ही शब्द जो है वो अंग्रेजी में अलग अलग अर्थों में प्रयोग लिया जाता है, या अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का हिंदी में एक ही अर्थ हो सकता है। इसीलिए प्रेपोजिशन जो है वो कठिन हो जाती हैं। प्रेपोजिशन निर्भर भी करती हैं कई बार क्रिया पर, कई बार विशेषण पर, कई बार संज्ञा पर। आप इन्हें रट नहीं सकते हो, न इन्हें हिंदी के अनुवाद के आधार पर आप इनका कंफर्म या सटीक जवाब दे सकते हो, एंड दैट इज द रीजन कि प्रेपोजिशंस थोड़ा कठिन हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। हम किस पर, प्रेपोजिशन पर, कैसे पहचानी जाएंगी और इनमें कुछ खास बातें, कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस जो आपस में सेम अर्थ रखती हैं, उनमें आपस में क्या डिफरेंस हो सकता है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। चलिए तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि प्रीपोजिशन जो होती हैं, ये प्रीपोजिशन होती क्या हैं, इन प्रीपोजिशंस का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा जो है वो क्या होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप देख रहे हो यहां पर मैंने दो अलग अलग कलर में किया हुआ है। प्री को जो है वो मैंने रखा है यहाँ पर रेड कलर में, और जो पोजीशन शब्द है इसको रखा गया है रेड कलर में या ब्लैक कलर में। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये दो शब्द ही आपको पूरा प्रेपोजिशन क्लियर कर देंगे। प्री जो शब्द है हमारा प्री, इस प्री का मतलब क्या होता है पहले। आप जानते हैं प्री प्री पॉन्ड कर देना किसी भी चीज़ को, समय से पहले अगर वो चीज़ घटित हो जाए तो प्री पॉन्ड हो जाती है। प्री लंच, लंच के पहले। तो प्री एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, वहां पर भी प्री देखो, प्री क्या है, पहले लगना। तो प्री मतलब होता है पहले, और जो पोजीशन शब्द है हमारा, इस पोजीशन शब्द का मतलब क्या होता है, स्थिति। ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब हो गया पहले
किसी चीज के पहले लग जाना और उसकी स्थिति को क्लियर कर देना, दैट इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे होंगे उनके दिमाग में एक ही चीज आता है, जब भी हम नाउन पढ़ते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं हिंदी से संज्ञा, प्रोनाउन है तो कनेक्ट करते हैं सर्वनाम है ना, एडजेक्टिव को कनेक्ट करा, एडवर्ब करा, कंजंक्शन करा। प्रीपोजिशन क्या होती है? तो प्रीपोजिशन जो है हिंदी में आप लोगों ने कारक शब्दों के बारे में सुना होगा, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, तो ने, के लिए, से, का, के, की, ये सभी शब्द जो हैं अंग्रेजी में क्या हैं? प्रीपोजिशन, और हिंदी में क्या हैं? कारक कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाते हैं, और कनेक्ट्स टू शो इट्स रिलेशन, और ये संबंध बताएंगे विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, किसके साथ में? जिस भी संज्ञा या सर्वनाम को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जा रहा है उस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें बताता है कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन खास तौर से आप लोगों को स्थिति के बारे में जानकारी देंगी। प्रीपोजिशन प्लेस दिखा सकती हैं, प्रीपोजिशंस जो हैं वो टाइम दिखाती हैं, प्रीपोजिशन जो हैं वो पोजीशन भी दिखाती हैं। तो ये आपको रिलेशन ही दिखा रही हैं, हमेशा कहीं ना कहीं संबंध बताने का काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया, द बुक इज ऑन द टेबल, तो किताब जो है वो टेबल के ऊपर है। शी इज बिहाइंड द ट्री, ये ट्री है, वह पेड़ के पीछे है। दे राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूं, पेन से। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। द कार जम्प्ड इनटू द वेल, द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, बिल्ली वेल में, कुएं में कूदी। तो इन सभी जगह पर देखें, ऑन, बिहाइंड, विद, ऑफ और इनटू, ये सभी शब्द किसका काम कर रहे हैं? प्रेपोजिशन का। किसको जोड़ रहे हैं? देखिए, टेबल नाउन है, ट्री नाउन है, पेन नाउन, कैंसर नाउन, वेल नाउन। मतलब परिभाषा के अनुसार प्रीपोजिशन शब्द जो भी हैं वो संज्ञा शब्दों को जोड़ते हैं और बाकी के शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं। ये तो हो गई प्रीपोजिशन की परिभाषा। अब आपके और मेरे लिए प्रीपोजिशन कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे मान लिया हम लोगों ने से, हम लोग क्या करेंगे? रट लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया अंग्रेजी में जो शब्द है फ्रॉम, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? से होता है। अब आपने जैसे कहा कि वह दिल्ली से आ रहा है, आपने इसका अंग्रेजी कर दिया ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आपने दिल्ली से के अर्थ में किसे लिख दिया आप लोगों ने? फ्रॉम शब्द को लिख दिया। अगर हम यहीं पर इस वाक्य को बदल दें, हम कहते हैं वह कैंसर से मर गया, तो आप देख सकते हो यहां पर से के अर्थ में मैंने क्या लिखा है? आव लिखा है, मैंने यहां फ्रॉम नहीं लिखा। अगर आप कहते हैं वह पेन से लिखता है, यहां पर से के अर्थ में क्या आ गया दोस्तों? विद आ गया। लेकिन अगर आप लोगों को यहां पर फ्रॉम ऑप्शन में दिया जाता, अगर फिलअप है, आपको फ्रॉम जो है वो ऑप्शन में दिया जाता है, तो हम क्या गलती करते हैं? हम इस वाक्य का हिंदी करेंगे ही डाइड खालिस्तान कैंसर, वह कैंसर से मर गया। से को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रॉम कहते हैं। तो हम यहां ऑफ की जगह किसको लिख देते? फ्रॉम को लिख देते, और आपका वाक्य में प्रीपोजिशन गलत हो जाता। तो प्रीपोजिशन गलत होता क्यों है? क्योंकि हम इसको हिंदी के अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं। जब तक आप किसी भी एक भाषा को समझने के लिए उसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उस पर आपकी अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी। और यही तो आपको आपकी शिक्षण विधियां भी सिखाती हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको लेके जा रहा हूं उधर शिक्षण विधियों में। मैं, अगर आप लोगों ने बीएड में पढ़ा है, वहां पर आपने एक शिक्षण विधि पढ़ी थी, व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। आपने और मैंने बचपन से लेके अभी तक स्कूल में अंग्रेजी उसी मेथड से पढ़ी है, और उसकी कमी आप लोग देख रहे हो। उसकी कमी क्या है दोस्तों? हम लोग अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं? नहीं हैं। हम ट्रांसलेट कर लेंगे, मन में बहुत सारा सोच लेंगे इसका अंग्रेजी क्या होगा, लेकिन हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट मेथड से पढ़ते हैं, मतलब जिनको अंग्रेजी में ही पढ़ाई गई है, अनुवाद का प्रयोग नहीं लिया गया है, खासतौर से अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, उनका अंग्रेजी हमसे अच्छा होता है।
कारण एक ही है। कारण क्या है कि वो लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अंग्रेजी को समझने के लिए नहीं करते हैं। आपको यदि कोई अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। क्या हिंदी का पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे? बिल्कुल पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में क्या करेंगे आप? 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे एंड देन यू विल गेट बोर्ड। ठीक है, आप हमड्रम हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे और आप उसको रख देंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के अखबार को समझने के लिए आप अनुवाद कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो। जितना अनुवाद आएगा, अनुवाद करने में आपके दिमाग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो थक जाएगा, बोर हो जाएंगे, आप उसको रख देंगे। क्या हिंदी का अखबार पढ़ते समय आप उसी किसी भाषा में ट्रांसलेट करते हो? क्या उसे मेवाड़ी में ट्रांसलेट कर रहे हो? नहीं, उसे आप हिंदी में अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड दैट्स व्हाई यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन दैट एंड यू आर लर्निंग इट कंटिन्यूअसली। बट दैट डज नॉट हैपन और दैट इज नॉट ट्रू विद लैंग्वेज इंग्लिश। और वही गलती आप प्रीपोजिशन के साथ भी कर रहे हो। और प्रीपोजिशन ज्यादातर गलत होने के पीछे कारण भी यही होता है। प्रीपोजिशन में याद रखिए, हर एक प्रीपोजिशन से एक अर्थ रख सकती है बहुत सारी प्रीपोजिशन, लेकिन वो एक ही जगह पर इस्तेमाल होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं हम, ही इनवाइटेड मी, ये खालिस्तान करके हमें यहां पर वाक्य दे दिया जाए डिनर। आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाए कि भैया बताइए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। क्या आपका ऑप्शन ऑन होना चाहिए, एट होना चाहिए, टू होना चाहिए, फोर होना चाहिए? ठीक है, ही इनवाइटेड मी खालिस्तान डिनर ऑन एट 2 4। अब आप क्या करेंगे? 2 तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करते हो। आपने या तो इसका हिंदी करा, उसने मुझे डिनर पर बुलाया। पर के अर्थ में क्या हो सकता है? ऑन ऊपर होता है, ऑन तो पर होता नहीं है। डिनर पर बुलाया तो एट का मतलब पर होता है, एट हम यहां पर चुन सकते हैं। या कुछ लोग हिंदी अगर डिनर के लिए बुला रहा है, वो डिनर के लिए, तो के लिए को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर कहते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं नहीं, डिनर के ऊपर मतलब डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएंगे, ऊपर बुलाया, तो आप वहां पर ऑन सोच सकते हो। मतलब आप क्या करोगे? हिंदी अनुवाद के आधार पर प्रीपोजिशन को चुनने का प्रयास करोगे, और या फिर आप एक एक प्रीपोजिशन को यहां भरते जाओगे। ही इनवाइटेड मी ऑन डिनर, ही इनवाइटेड मी एट डिनर, 2 डिनर, 4 डिनर। सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, जज कौन सा रहा है बोलने में, वो आपका जवाब हो जाएगा। बताइए क्या जवाब होगा? ऑन एट 2 4। कमेंट पर जारी रखिएगा। आपको क्या लगता है? ही इनवाइटेड मी खालिस्तान डिनर, इस सेंटेंस में आप लोगों का जवाब क्या होगा? अगर आप ऑन सोच रहे हैं तो माफ करिए, ये बिल्कुल गलत है। 4 सोच रहे हैं तो भी गलत है। एट यदि आप सोच रहे हैं तो भी क्या है? गलत है। आपका सही जवाब यहां पर क्या है? 2, क्योंकि शब्द इनवाइट के साथ में आपको 2 लगाना होता है। अब यह वर्ब की वजह से निश्चितता आ गई कि जहां इनवाइट आएगा वहां मुझे 2 लगाना है। समझ गए? तो प्रीपोजिशन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। इसका फिलअप इतना आसान नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। फिलअप इतना आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब आप लोग अथक प्रयास, प्रैक्टिस, अभ्यास करते हो। मगर रीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है। रीट में प्रश्न केवल इतना आएगा, ये इनटू को अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया बताओ ये क्या है? प्रीपोजिशन, एडवर्ब या एडजेक्टिव, एंड यू कैन क्विकली गेट इट। इट इज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि ये एक संज्ञा को जोड़ रहा है। ठीक है, रीट के लिए इतना ही होता है। मगर रीट वाले भी थोड़ा सा आगे पढ़ लें। परीक्षा के क्वेश्चन के पैटर्न में कभी भी बदलाव आ सकते हैं, फिलअप दिया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं देगा, क्योंकि सिलेबस ये कह रहा है पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा, तो दे में आस्क द फिलअप्स। इसलिए हम थोड़ा सा इसको एलिबरेशन में पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका, फिर देखते हैं हम प्रीपोजिशन। तो भाई प्रीपोजिशन के प्रकार क्या हो सकते हैं? देखो, प्रीपोजिशन के टाइप्स ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कहीं पर भी। ये मैंने अपने तरीके से इनको डिफाइन कर दिया है ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सको। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये है। बाकी प्रीपोजिशन के टाइप्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है किसी व्याकरण किताब में, या डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता हमें। लेकिन मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया कैसे? सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल मैंने उनको बनाया है जो अपने आप में पूर्ण शब्द हैं। कंपाउंड मैंने ऐसी प्रीपोजिशंस को बनाया जिनमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ करके बनाया गया है। प्रीपोजिशनल फ्रेज उन्हें कहा जाता है जो फिक्स हैं, जो निश्चित हैं, 2 या 3 शब्दों से मिलकर के वो प्रीपोजिशन बनी है, वो क्या कहलाती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी? सिंपल प्रीपोजिशन की।
क्या होती हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के उदाहरण देखिए, बहुत सारे आपके सामने है ही, जैसे एट, इन, ऑन, विद, बिटवीन, बाय, अमंग, अबव, ओवर, अंडर, अपॉन, ऑफ। मैं फिर बता रहा हूं, उच्चारण की दृष्टि से बात करेंगे तो इसका उच्चारण ये है और इसका उच्चारण ये है, याद रखिएगा। इसके उच्चारण में व आता है, इसके उच्चारण में फ आता है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, इसको दोनों को आप ऑफ ऑफ नहीं बोलेंगे, ये क्या है आव, ठीक है। इट इज अ लेबियोडेंटल साउंड, नीचे का जीभ और दांत लेबियोडेंटल, ठीक है, आव, और ये है ऑफ, फ्रिक्शन, फ्रिकेटिव दे रहा है आपको। राउंड, विद, थ्रू, सिंस, फॉर, अप, डाउन, अबाउ, दोबारा लिख दिया है, बियॉन्ड, फ्रॉम, आफ्टर, अबाउट, टू, बीनीथ, टिल, ड्यूरिंग, टूवर्ड्स, अगेंस्ट और इत्यादि। तो ऐसे जो भी शब्द है दोस्तों जो अपने आप में पूर्ण है, जिनमें किसी प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रयोग आपने नहीं किया है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, लीजिए फोटो इसका जल्दी से आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल के बाद बात करेंगे किस पर? कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती हैं। तो देखिए, कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है वो क्या है? कंपाउंड, जैसा मैंने कहा ना, इसमें हमने कुछ कहीं पर प्रीफिक्सेस को जोड़ा गया है इसके अंदर किसी शब्द के साथ में, जैसे बिफोर, तो फोर मतलब पहले, बी मतलब होना, किसी चीज के पहले होना, समय बताना, सामने होना, बिफोर। ठीक है, ऐसे ही विद इन दो प्रीपोजिशन जोड़ दी, विदाउट दो प्रीपोजिशन जोड़ा, इनटू दो प्रीपोजिशन जोड़ा, अप टू दो जोड़ा, ऑन टू दो जोड़ा, बी साइड, साइड्स में बी जोड़ दिया, यहां पर भी देखें लॉन्ग में ए जोड़ा है, अनटिल, अराउंड, बिहाइंड, बिलो, बिहाइंड। तो ये जो शब्द है किससे बन रहा है? ये शब्द बना है HIND, हिंड्रेंस नाम का शब्द सुना है आपने? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, वो शब्द आया हिंड, हिंड मतलब हो गया क्या? बाधा। बी मतलब होना, किसी बाधा होना। अगर मेरा हाथ मैंने यहां पर रख दिया है, ठीक है, तो क्या आप मेरे फेस को देख पा रहे हैं? नहीं, तो मेरा फेस जो है वो बिहाइंड, ये मेरे बाधा हो गया है, हाथ क्या बन गया? बाधा, बिहाइंड। हर एक शब्द का अर्थ है, अगर आप शब्द के अर्थ को समझने लग जाएं तो प्रीपोजिशन लगाना बड़ा आसान हो जाएगा, हमको रटना नहीं पड़ता है उसके हिंदी के अर्थ को। ठीक है, तो ये शब्द बी लो, लो, ये देखो लो, LOW, लो का मतलब क्या होता है? नीचे, या लो का मतलब क्या होता है? कम। इसमें क्या लगा दिया? बी मतलब होना, तो नीचे होना। कोई भी वस्तु किसी लेवल से नीचे है तो उसके साथ में बी लो लगाना है। कितना आसान है, शब्दों को समझने का प्रयास करिए, रटिए मत। भाषा को रट करके कोई नहीं सीख पाया है, जो जितना प्रैक्टिस करेगा। I've already said to you guys that English is just like mathematics. If you can mug up mathematics, you can mug up English too. But I'm sorry, माफ करिए, हम गणित को नहीं रट सकते हैं तो अंग्रेजी भी नहीं रटी जा सकती है। ठीक है, तीसरा प्रकार देखो, प्रीपोजिशनल, जो मैंने कहा ना, दो तीन शब्दों को मिला करके जोड़ करके बना दिया और फिक्स कर दिया, उनका अर्थ दे दिया। जैसे अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बाय द साइड ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू, विद द रेफरेंस टू, इन अकाउंट ऑफ, इन केस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ इत्यादि। ये सभी क्या हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। यदि किसी वाक्य में ये आ जाती हैं तो ये पूरी ही प्रीपोजिशन होगी, याद रखिएगा। जैसे अगर आप कर दें, आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज ऑफ रेन, तो ये बिकॉज ऑफ जो है ये तुम्हारा पूरा क्या बन गया? प्रीपोजिशन बन गया। जैसे ड्यू टू हिज negligence he failed the exam।
तो ड्यू टू तुम्हारा क्या बन गया यहाँ पर, प्रीपोजिशन बन गया। हिज नेग्लिजेंस, देखो ये शब्द भी संज्ञा को ही जोड़ रहे हैं, रेन संज्ञा है, नेग्लिजेंस आपने पढ़ा था ENCE, आपने पढ़ा था याद होगा, ENCE एक प्रत्यय है, किसे बनाता है, नाउन को बनाता है। पहला वीडियो याद करिए, नाउन के बारे में हमने बनाया था, पहला पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ENCE नाउन बनाता है, हिज अधिकारवाचक है, पॉजेसिव है, अधिकारवाचक के बाद में क्या बना दिया आपने, नाउन लिखा है, तो हिज शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये पूरा ही आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रीपोजिशन ड्यू टू का। क्लियर। तो ये सभी शब्द जो है दोस्तों ये क्या है, प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग में लिए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक शब्द को उठाते हैं, जैसे एट और इन। जैसे हम बात करें ऑन, ऑन का अर्थ क्या होता है, तो ऑन का अर्थ होता है ऊपर, अपॉन का मीनिंग भी होता है ऊपर, ओवर भी ऊपर, अबव भी ऊपर, इन मतलब भी अंदर, इनटू मतलब भी अंदर, ठीक है। एट भी स्थान के साथ लगता है, समय भी बताता है, इन भी स्थान और समय दोनों बताता है। एट भी एक्शन के साथ लगता है, इन भी एक्शन के साथ लगता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, आप कैसे पहचानोगे इन शब्दों को कि ये शब्द कब कौन सा लगना चाहिए। हिंदी के अर्थ से आप कंफ्यूज होते हो, जैसा मैंने अभी आपको बता ही दिया था। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इनकी एप्लीकेशंस को स्टडी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इन और इनटू दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हम आगे इनके डिफरेंसेस पर कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। देखो जी, सबसे पहले बात की जाए, हमारा जो डिफरेंस हम बात कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, एट और इन। ये दो शब्द हैं, एट और इन। वैसे एट की अपने अलग एप्लीकेशंस हैं, इनकी भी अपनी अलग एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो मैं कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि उन जगहों पर आप एट भी लगाते हो और इन भी लगाते हो, एंड एट दैट टाइम वी गेट कंफ्यूजन कि भैया यहां पर एट लगना चाहिए या इन लगना चाहिए। उसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो, एट का प्रयोग आप कब करेंगे, टू इंडिकेट अ स्पेसिफाइड प्लेस और स्मॉल प्लेस, मतलब कि आपको कोई निश्चित जगह की बात कर रहे हैं या छोटी जगह की बात कर रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। और इन इसका ऑपोजिट हो जाता है, इनका प्रयोग आप बड़े स्थान के लिए करते हैं या कोई लोकेशन, लोकेशन वर्ड, लोकेशन, जैसे मैं भिलवाड़ा में हूं, भिलवाड़ा इज माय लोकेशन, ठीक है, लेकिन मैं भिलवाड़ा में जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर हूं, दैट इज माय स्पेसिफाइड लोकेशन। तो वो स्पेसिफिक प्लेस जो है, स्पेसिफाइड प्लेस जो है जय भारत ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, एट। लेकिन आपने कहा भिलवाड़ा में हूं, ये एक लोकेशन है, तो वहां क्या लग जाएगा, इन। देखो एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स एट A91 शास्त्री नगर, तो मैंने यहां पर क्या करा है, शास्त्री नगर में एक स्पेसिफाइड लोकेशन दिया है A91 जो उसका हाउस नंबर है, तो वहां मैंने क्या लगा दिया, एट शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वो छोटी जगह है और साथ में स्पेसिफाइड भी है। जैसे देयर आर अ गुड नंबर ऑफ पीपल एट पार्क, पार्क स्पेसिफाइड प्लेस हो गया, ठीक है, मैं पार्क में ही लोगों की बात कर रहा हूं कि वहां पर अच्छे संख्या में लोग हैं, पार्क स्पेसिफाइड प्लेस, एट लगा दिया। शी मेट मी एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप एक स्पेसिफाइड प्लेस हो गया और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एट शब्द का प्रयोग किया। इन देखो, शी लिव्स इन उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी लोकेशन है, वहां उत्तर प्रदेश में कहां रहता है हमें नहीं पता, बस ये पता है कि वो उत्तर प्रदेश में रहता है, तो दैट इज अ लोकेशन, ठीक है। आई एम इन माई फ्रेंड्स प्लेस, इन मेरे दोस्त की जगह पर हूं मैं अभी, दोस्त की जगह कौन सी है वो नहीं पता है हमें, एक लोकेशन दी है कि फ्रेंड का प्लेस है कोई। ही इज इन मुंबई डूइंग हिज जॉब, वह मुंबई में अपने जॉब कर रहा है, मुंबई में कहां कर रहा है कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लोकेशन इज मुंबई। आप लोग देखे होंगे, आप अगर नाटक देखते हैं जैसा CID हुआ या क्राइम पेट्रोल हुआ, इस तरह के नाटक में आप देखें किसी क्रिमिनल और उसका लोकेशन उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। अभी आपको एक उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ दिखा रहा है, तो लखनऊ भी एक बहुत बड़ी जगह है, फिर उसको और कन्फाइन करते हैं वो कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पर जा रहा है, तो वो स्पेसिफाइड प्लेस आएगा। और जब तक लोकेशन दिख रही है, बड़ी जगह दिख रही है, तो हम क्या लिखते हैं, इन। और यदि किसी एक ही वाक्य में दोनों चीजें आ जाती हैं, जैसे भीलवाड़ा और राजस्थान, तो आप देखेंगे राजस्थान बड़ी जगह है और भीलवाड़ा छोटी जगह है, तो छोटी जगह के साथ मैंने क्या लगाना है, एट लगाना है, बड़ी जगह के साथ मैंने क्या लगाना है, इन लगाना है।
समझ गए। तो एट और इन दोनों ही स्थान के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, मगर एट स्पेसिफाइड लोकेशन प्रोवाइड करता है और छोटी जगह के लिए लगता है, और इन जो है वो एक लोकेशन देगा आप लोगों को, और वो बड़ी जगह के लिए, बिगर प्लेस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। और यदि किसी एक ही वाक्य में एट और इन दोनों का प्रयोग करना है तो जो दोनों में कंपैरेटिवली छोटी जगह होगी उसके साथ एट लगा देंगे, और कंपैरेटिवली बड़ी जगह के साथ में आप इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। ठीक, अब देखिए आगे एक और डिफरेंस की बात करें। एट और इन दोनों ही टाइम बताने के लिए भी आपको यूज में लिए जाते हैं। Both the words can be used to show time, but what is the difference exactly? Look, जब आप बात करते हैं at का, at आपको क्या देगा? डेफिनेट टाइम देगा, लेकिन वो डेफिनेट टाइम किसका होगा? घड़ी का, 5 बजे 6 बजे, ठीक है, इस तरह का जो टाइम है आपका 11 AM 2 PM 12 o'clock, इस तरह के समय के साथ आप किसे लिखते हैं? at को। इन क्या करता है? ये खास तौर से आपको क्या देगा? ड्यूरेशन देगा, चाहे मंथ के रूप में दे, डे के रूप में दे, ईयर के रूप में दे, सीजन के रूप में दे, इस तरह से। ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक ड्यूरेशन देता है। जैसे ही विल रीच एट 5 AM टुमारो, वो कल यहाँ 5 बजे पहुंचेगा, तो ये आपकी स्पेसिफाइड टाइमिंग आ गई है घड़ी की, आपने एट लगा दिया। ही केम एट 6 o'clock yesterday, घड़ी का टाइम आ गया 6 o'clock, स्पेसिफाइड टाइमिंग आ गई है, आपने एट का प्रयोग कर लिया। ठीक है, इन देखें हम, आई प्रीफर टू डू मैथ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह करना प्रेफर करता हूं। मैं गणित को पढ़ना कब प्रेफर करता हूं? सुबह पढ़ना। लेकिन ये क्या है आपका? ड्यूरेशन है मॉर्निंग बहुत बड़ा, तो हमने इसके साथ में क्या लगा दिया? इन लगा दिया। ही केम हियर इन जनवरी, वो जनवरी में यहां आया था। कौन सी तारीख वो नहीं पता हमें, कितनी बजे ये नहीं पता हमें महीना पता है, तो उसके साथ हमने किसको लगा दिया? इनको। द एकेडमिक सेशन विल कमेंस इन मार्च, इस साल का तो पता नहीं है एकेडमिक सेशन कब कमेंस होगा, लेकिन हर साल हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो कब कमेंस होता है? मार्च में, मार्च के महीने में। ठीक है, तो जब आपको ड्यूरेशन दिया जा रहा है, जैसे इन द ईयर 1950, ठीक है, वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें मिला कब? 1950 में या 1956 में? कब मिला हमारा संविधान? पता नहीं है तुम्हारे को? लिखो कमेंट बॉक्स में, बताओ संविधान कब लागू हुआ हमारा, बताना मुझे नहीं आता है ना। तो इन, आप देखिए इन का प्रयोग आप कर रहे हैं किसके लिए? ड्यूरेशन के लिए, और डेफिनेट टाइमिंग के लिए क्या लग जाएगा? एट का प्रयोग किया जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं हम तीसरा डिफरेंस, एक और डिफरेंस है एट और इन में, दैट इज अबाउट एक्शन। आप जो कार्य करते हैं उसको लेकर के देखो, एट जो है वो क्या करता है? आप लोगों को टेम्पररी एक्शन शो करता है। टेम्पररी का मतलब आप परमानेंट वही करते हैं, ये जरूरी नहीं अभी ऐसा कर रहे होंगे, ये आपको बता सकता है एट। और इन क्या करता है? इन इसका ऑपोजिट है। इन क्या करेगा? आपको परमानेंट एक्शन शो करता है। परमानेंट का मतलब है आप हमेशा ऐसा ही एक्शन करते हो, या आपकी क्रिया है रोज की जाती है, या आप उसी कार्य को कर रहे हैं, दैट इज ए परमानेंट एक्शन। जैसे ही इज एट वर्क, वह अभी काम पर है, अभी काम पर है। ही इज वर्किंग नाउ, प्लेइंग की जगह यहां होना चाहिए ही इज वर्किंग नाउ, वह अभी क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, अभी कर रहा है, इसलिए हमने कहा ही इज एट वर्क, शी इज एट प्ले, मतलब शी इज प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रही है। राइट, तो अभी क्या एक्शन हो रहा है वो बताना है, तो मैं उसके लिए किसका इस्तेमाल करता हूं? एट का। आप चाहें तो इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हैं, शी इज प्लेइंग नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर, लेकिन मैंने इसे बदल के इसको कैसा लिख दिया? शी इज एट प्ले। राइट, एट प्ले का मतलब प्लेइंग नाउ, राइट नाउ, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी एक्शन है। परमानेंट जैसे हिज ब्रदर इज इन आर्मी, उसका भाई आर्मी में है। आर्मी में है मतलब अभी आर्मी में है ऐसा नहीं है, आर्मी में है मतलब आर्मी में काम करता है वो। जैसे आई एम इन द एजुकेशन, आई एम इन द एजुकेशन। इफ समबडी आस्क मी व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम इन द एजुकेशन। इन एजुकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा ऑक्यूपेशन रिलेट करता है किससे? एजुकेशन से। तो आई डू नॉट चेंज इट, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। तो एजुकेशन जो है मेरा परमानेंट एक्शन बन गया। जैसे शी इज इन द पॉलिटिक्स, वह पॉलिटिक्स में है,
तो वो उसका परमानेंट एक्शन है। ऐसा नहीं कि अभी पॉलिटिक्स कर रही है और कल नहीं करेगी। पॉलिटिक्स उसका क्या बन गया? ऑक्यूपेशन बन गया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एट का और किसका, इन का, तो दोनों में 3 तरह के डिफरेंस आप लोगों ने बात करें। सबसे पहला प्लेस के रिगार्डिंग आपने बात करा है, फिर दूसरा आपने टाइमिंग के रिगार्डिंग बात करा है, तीसरा आपने एक्शन के रिगार्डिंग बात करा है। फिर से समझ लो, एट छोटी जगह के लिए लगता है, स्पेसिफाइड प्लेस के लिए लगता है, इन बड़ी जगह के लिए लगता है, एंड गिव्स अस अ लोकेशन, इट डज नॉट स्पेसिफाई द प्लेस, राइट। एंड इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट टाइमिंग, तो एट घड़ी का जो समय है, निश्चित समय, वो समय हमें प्रोवाइड करेगा। इन गिव्स अस द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ अ मंथ कैन बी, ईयर कैन बी, अ डे कैन बी, सीजन कैन बी, ठीक है, किसी भी समय में हो लेकिन वो ड्यूरेशन होगा। और जब एक्शन की बात की जाती है तो हम बात करेंगे किसका, एक्शन 2 तरह का होता है, टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट। तो टेम्पररी एक्शन की जब बात करते हैं तो हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है टेम्पररी के लिए एट और परमानेंट के लिए इन। ठीक है, तो ये सेशन था आप लोगों का प्रीपोजिशन का पार्ट 1 समझ लीजिए। प्रीपोजिशन अभी लंबा है, आप सोच रहे हैं आज खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इट विल टेक 2-3 और मोर, मे बी मोर क्लासेस। मगर जो रीट के संदर्भ की बात कर रहा हूं, तो रीट के लिए प्रीपोजिशन आइडेंटिफिकेशन रखता है, आपको ये याद रखना होगा। और डिफरेंसेस तो हम पढ़ ही रहे हैं। अगर इनसे रिलेवेंट कोई डिफरेंसेस आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिलअप पूछ लिया जाता है, तो भी आप उससे हल कर पाएं, इसी उद्देश्य से मैं आपको जो है डिफरेंसेस भी बता रहा हूं। ठीक है, आई होप यू ऑल विल लाइक द सेशंस दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, एंड इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, गो फॉर इट राइट नाउ, लाइक एंड शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या है, कमेंट में लिखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, करिए, और जो नोटिफिकेशन बेल दिया गया है उसे प्रेस करिए, ताकि नए वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर पूछते रहते, सर नेक्स्ट वीडियो नहीं आया क्या, नेक्स्ट वीडियो नहीं आया क्या। आप नोटिफिकेशन बेल को आप उसको प्रेस करें तो आपको नया वीडियो का जानकारी तुरंत वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी आर रेडी विद आवर ऐप। यू कैन कॉन्टैक्ट भारत अकेडमी, आप उस ऐप के लिए कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी से जल्दी अपना बुकिंग उस पर कराइए। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।